नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज खबर आपकी। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले उत्तराखंड की खबरों से। मतलब 2-3 दिनों से जो खबरें सोशल मीडिया में और चर्चा का विषय बनी हुई है, तो उन खबरों की बात करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे खबर स्पेशल कोटद्वार। दरअसल हमारा आज का जो वीडियो है खास तौर पर कोटद्वार स्पेशल है। कोटद्वार स्पेशल में इसलिए है कि कोटद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, और कोटद्वार में कुछ काम अगर होता है तो उसका लाभ यमकेश्वर, लैंसडाउन, चौपड़ाखाल जैसी विधानसभा के लोगों को भी मिलता है। तो खबर आजकल में हम आपको दिखाएंगे कौन है वो नेता जो अभी से तैयारी शुरू कर चुका है 2027 के विधानसभा चुनाव की। मालन पुल जो बन रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो सांसद अनिल बलूनी ने कहा था मालन पुल पे आकर कि 15 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से समय ले लिया है, तो क्या 15 अप्रैल तक पुल तैयार हो जाएगा? फिलहाल तो हम इसकी खबर आपको दिखाएंगे ग्राउंड से, लेकिन मालन पुल 15 अप्रैल तक तैयार नहीं होगा। और चूंकि आजकल चुनावी माहौल बड़ा गर्म है और ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव का माहौल है वो 2027 के चुनाव से 6 महीने पहले जो माहौल होना था वो माहौल अभी से शुरू हो गया। तो मालन पुल की आपको हम खबर दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने रितु खंडूड़ी भूषण पर लगाए गंभीर आरोप। यानी कि रितु खंडूड़ी भूषण ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कोटद्वार में 1000 करोड़ का काम किया, यमकेश्वर में 250 किलोमीटर सड़क बनाई, 100% काम किया। तो फिर उसको लेकर विनोद डबराल जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष है वो भी मुखर है। इसकी भी आपको खबर दिखाएंगे हम आपको। इसके अलावा हम कोटद्वार भाबर में एक जायका है उसकी भी खबर दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको डायना के 6 बच्चे थे, क्या हुआ उनका, उसकी भी खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम खबर दिखाएंगे उत्तराखंड में सियासत की। उत्तराखंड में आशीष नेगी जो उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, उनकी जमानत हो गई। बहुत दिन पहले हमने आपको ये कहा था कि पुलिस ने आशीष नेगी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जो मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है क्या वो कोर्ट में ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, इसको लेकर हमने आपको खबर दिखाई थी। अब चूंकि आशीष नेगी की जमानत हो गई है, आशुतोष नेगी को एक मामले में भी जमानत मिलनी शेष है। आशीष नेगी बड़ी चर्चा में उस समय आए थे जब उन्होंने बहुत सारे विषयों पर पहाड़वाद, पहाड़ी होने की बात की थी। ठेठ पहाड़ी के नाम से वो अपना फेसबुक पेज चलाते थे। बाद में उन्हें उत्तराखंड क्रांति दल के युवा केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका दे दी गई। तो आशीष नेगी की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उस समय से ही उनके रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल जो हाशिए पर है, उत्तराखंड क्रांति दल आज राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें आप तो एक भी विधायक नहीं है, पता नहीं एक भी पार्षद है कि नहीं, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया और उनके साथ आगे पूर्व गौरव सेनानी संगठन के लोग। तो कुल मिला के विधानसभा सत्र के दौरान जो कार्रवाई हुई उसके बाद से उत्तराखंड में उबाल है। उत्तराखंड में माहौल बिल्कुल गर्म है। बहुत सारे मंत्री सवालों के घेरे में हैं और निश्चित तौर पर रितु खंडूड़ी भूषण भी कोटद्वार की विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी बहुत सारी सफाई दी है और बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने कहा, अपने बयान दिए हैं। तो 3 साल तक तो संभवतः किसी प्लेटफॉर्म पर वो नहीं दिखाई दी, लेकिन अभी उन्होंने बहुत सारी विषयों पर अपना पक्ष रखा है। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर पक्ष रखा है, कोटद्वार के विकास कार्यों को लेकर पक्ष रखा है, यमकेश्वर में जब वो विधायक थी तो उसको लेकर भी उन्होंने पक्ष रखा है। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ऐसी है कि सोशल मीडिया में लोग इंतजार करते हैं कि कोई बीजेपी का नेता कोई बयान दे तो उस पर प्रतिक्रिया दी जाए। तो विनोद डबराल का क्या कहना है वो खबर आपको दिखाएंगे हम। शुरुआत करते हैं आशीष नेगी से। तो क्या आशीष नेगी कर्णप्रयाग के रहने वाले हैं? क्या वो कर्णप्रयाग से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह की उन्होंने रिहा होने के बाद बातचीत की है, राजनीतिक तैयारी की बात की है, और चूँकि वो रिहा हो गए हैं और रिहा होने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः 1-1.5 साल पहले आशीष नेगी की शादी हुई थी और 1-1.5 साल के अंदर ही वो तमाम उन गतिविधियों का हिस्सा रहे जो सरकार को घेरते रहे। तो उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर पुलिस अधिकारी ने ये कहा था कि जब हमें कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड दे दी है तो ये मान के चलिए कि ये केस मजबूत है और कोर्ट ऐसे ही रिमांड नहीं देता। लेकिन सच्चाई दरअसल ये है कि पुलिस जब किसी भी आरोपी को कुछ इस तरह के मामले में गिरफ्तार करती है जिसमें रंगदारी, अवैध वसूली का मामला हो, तो कोर्ट भी पुलिस की जो चार्जशीट होती है, पुलिस जो भी मामला लेके कोर्ट में जाती है, जज साहब के साथ जाती है, तो जज भी ये देखते हैं कि ये मामला सरकार से जुड़ा है या क्षेत्र से जुड़ा है और रंगदारी,
अवैध वसूली जैसा मामला है तो उसमें तुरंत जमानत होती ही नहीं है और 14 दिन की रिमांड मिल जाती है। तो जब आशीष नेगी को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस अधिकारी जो महिला थी उन्होंने कहा कि भाई जज ने हमें कह दिया है कि इसमें रिमांड है, बनती है। लेकिन हुआ क्या, मामला बाद में जब कोर्ट में मामला गया तो फिर पुलिस को ये साबित करना मुश्किल हो गया कि आशीष नेगी की गिरफ्तारी वाकई रंगदारी के लिए हुई थी या किसी और उद्देश्य के लिए हुई थी। और जैसा कुसुमलता बोड़ाई यूकेडी की नेता कह रही हैं कि कोर्ट में जज के सामने जब मामला आया तो ये माना गया कि आशीष नेगी की गिरफ्तारी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई, जैसा उनका कहना है, और उनको जमानत मिल गई है दोनों ही मामलों में। तो आशीष नेगी इस समय चर्चा में भी इसलिए है कि उत्तराखंड में युवा जो हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने परिवार की आजीविका चलाएं, नौकरी करें, कहीं पे उनको काम मिल जाए। और अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते, राजनीति ही करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर बीजेपी कांग्रेस के ही किसी संगठन के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष या कोई नेता बन जाते हैं। लेकिन आशीष नेगी अब इस समय उत्तराखंड में एक ऐसा चेहरा है जो, अगर आप कहें कि मोहित डिमरी हों या बॉबी पवार हों या त्रिभुवन चौहान हो, तो उस कड़ी में वो एक ऐसे नेता अब सामने आ गए हैं जिनको लेकर भावनात्मक रूप से सभी लोगों को सहानुभूति है। आशीष नेगी बहुत युवा हैं और मुझे लग रहा है 1-1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी और अब उत्तराखंड को लेकर, पहाड़वाद को लेकर उनकी जो आवाज़ है उसकी गूंज सुनाई देगी। कर्णप्रयाग के रहने वाले हैं तो क्या कर्णप्रयाग से चुनाव लड़ेंगे आशीष नेगी? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं, वो एक राजनीतिक दल है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो चुनाव भी लड़ें। अब कर्णप्रयाग की बात आ रही है तो हम कोटद्वार स्पेशल में आपको इस खबर को जोड़कर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए फिर फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में एक चेहरा, युवा चेहरा किनको गिरफ्तार किया गया और उनकी जमानत भी हो गई। अब ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि अगर जमानत हो गई, दरअसल कोर्ट भी जमानत तभी देता है जब उनको लगता है कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है इसमें झोल झाल है और इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें पहले मुकदमा चलना चाहिए, केस को साबित किया जाना चाहिए, तभी जाके उस आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल आशीष नेगी रिहा हो गए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वो चुनाव भी लड़ें। और युवाओं की जो भूमिका है राजनीति में बहुत बड़ी होती है, लेकिन युवा अगर राजनीतिक दलों से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद उनकी अपनी जो व्यक्तिगत सोच है उसकी जो संभावना है कम हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक दलों को अपने हिसाब से राजनीति करनी होती है। उत्तराखंड की खबर को लेकर आज हम आपको इतना ही बताएंगे कि आशीष नेगी फिलहाल जमानत पर रिहा हो गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस तरह से देहरादून में प्रदर्शन किया, महिलाओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया पुलिस के खिलाफ, तो वो एक ऐसा मामला था कि हाशिए पर खड़ी उत्तराखंड क्रांति दल कि क्या संभावनाएं बनेंगी 2027 में, तो दूर की कौड़ी है, लेकिन कोटद्वार में कोई है जो कर रहा है 2027 की तैयारी। चलिए फिर आगे आपको दिखाते हैं खबर आजकल कोटद्वार स्पेशल। कोटद्वार स्पेशल में आपको हम खबर दिखाएंगे मालनपुर में वास्तव में स्थिति क्या है, ग्राउंड से दिखाएंगे आपको खबर। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाजार में एक साउथ इंडियन डिश बनती है जिसका लुत्फ आप ले सकते हैं। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में एक मंदिर भी बन रहा है, उसकी भी आपको खबर दिखाएंगे और आपको हम खबर दिखाएंगे विनोद डबराल की। चलिए फिर विनोद डबराल से शुरू करते हैं कोटद्वार स्पेशल। खबर आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज में, खबर स्पेशल कोटद्वार स्पेशल। कोटद्वार स्पेशल में आपका स्वागत है। कोटद्वार में कौन कर रहा है 2027 के विधानसभा की तैयारी, इसकी भी खबर आपको दिखाएंगे। कोटद्वार में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद डबराल ने बीजेपी की वर्तमान विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कोटद्वार में 1000 करोड़ रुपए के काम होने की बात की है और यमकेश्वर विधानसभा में 250 किलोमीटर सड़क बनाने की बात की है। तो चर्चा में आजकल विनोद डबराल और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हमलावर हैं बीजेपी पर। तो कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र रावत जी ने अपना कार्यालय खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस 46वां भी मना लिया और आने वाले दिनों में हनुमान जयंती भी मनाएंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोग, तो इसकी खबर भी आपको हम दिखाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कोटद्वार में संगठन बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार भी हो गया है और इस तरह का संगठन है भारतीय जनता पार्टी कि जिसमें हम उनको नहीं पूछ सकते कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन था। लाल ढांग मोटर मार्ग को लेकर जो कहा जा रहा था कि इसमें पैरवी की जाएगी, ये बनेगा, तो उसको लेकर नहीं पूछ सकते। कणवाश्रम को लेकर नहीं पूछ सकते, मोटर नगर के गड्ढे को लेकर नहीं पूछ सकते। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
बोलना नहीं होता है, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ जाता है। आने वाले समय में सबको चुनाव लड़ना है, तो इस लिहाज से ज़्यादातर जो खबरें होती हैं वो विपक्षी पार्टियों की होती हैं। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को घेरना। तो फिलहाल बीजेपी में जो जिलाध्यक्ष हैं इस समय राजगौरव नौडियाल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आने वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी में अब तक जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं आज तक, खास तौर पर कोटद्वार तो जिला है नहीं, लेकिन कोटद्वार एक ऐसा जिला है राजनीतिक पार्टियों का, बीजेपी कांग्रेस दोनों का ही है, जिसमें यमकेश्वर भी है, लैंसडाउन भी है और कोटद्वार भी है। तो एक ऐसा जिला जो मतलब काल्पनिक जिला है, इसके जिलाध्यक्ष विनोद डबराल है, जो इस समय चर्चा में है। तो उनकी बात करते हैं हम। चलिए फिर, विनोद डबराल वैसे तो यमकेश्वर के रहने वाले हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वो ये कहते आ रहे हैं हमारे चैनल में कि आज तक उनकी किसी भी चुनाव में हार नहीं हुई, यानी कि उनके दादा परदादा, यानी उनके जो भी उनका परिवार है यमकेश्वर में चुनाव लड़ता आया है और वो आज तक कभी चुनाव हारे नहीं है। वर्तमान में वो जिलाध्यक्ष हैं। और हमारा ये मानना है कि विपक्ष का काम होता है सरकार से काम कराना, सोशल मीडिया का काम नहीं है, किसी यूट्यूबर का काम नहीं है कि वो रोज़ाना सरकार के खिलाफ कोई खबर दिखाती रहे। भाई, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको विधायक बनने के बाद 4 लाख रुपए की सैलरी लेनी है, तमाम वित्तीय सुविधाएं लेनी है, बहुत सारे फंड लेने हैं, तो उन लोगों का काम है कि वो चुनाव लड़ें, सरकार को घेरें, सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करें। तो ये काम सरकार के खिलाफ जो पार्टी होती है, कोटद्वार में कांग्रेस है, तो उनका काम है। महानगर कांग्रेस और कोटद्वार कांग्रेस के बीच रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी मतलब खटपट चलती रहती है। और दोनों ही जो जिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस के जो लोग हैं आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। और ऐसा लग रहा था होली के बाद इसमें एकता आ जाएगी। मेयर के चुनाव हारने के बाद अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस के बीच में खटपट है। लेकिन विनोद डबराल जो जिलाध्यक्ष हैं, और दिल्ली में राहुल गांधी द्वारा जब जिलाध्यक्षों को संबोधित किया गया, वहाँ पे इनको मौका मिला, तो बस इनकी जो है ना बल्ले बल्ले, यानी कि अब ये रोज़ाना सोशल मीडिया में तरुण गोगोई के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं, दिल्ली में जो भी सम्मेलन हुआ उसके लगातार फ़ोटो वीडियो डाल रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हमलावर हो गए हैं बीजेपी पर। यानी कि रितु खंडूड़ी भूषण ने जो बयान दिया था किसी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, उन्होंने कहा कि कोटद्वार में उन्होंने 1000 करोड़ का काम किया है, और विधानसभा जो यमकेश्वर है वहाँ पर भी उन्होंने 100% काम किया है। तो इसको लेकर अब विनोद डबराल हमलावर हो गए। और वो ये कह रहे हैं कि भाई यमकेश्वर में 250 किलोमीटर तो छोड़ो, 10 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाई आपने। और कोटद्वार को लेकर उन्होंने कहा कि आपने 41 गारंटियाँ दी थी, आपने कोटद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, बहुत सारी बातें की थी, तो आपने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। तो विनोद डबराल इस समय चर्चा में, हालांकि महानगर कांग्रेस उनको पसंद नहीं करती, कोटद्वार में कांग्रेस में भारी मतभेद है। इसके बावजूद इससे पहले जितने भी जिलाध्यक्ष कोटद्वार में रहे, चाहे वो स्थानीय नेता की पसंद के रहे हों, तो उनके मुकाबले ये फिलहाल कोटद्वार के लिए या यमकेश्वर के लिए या पूरे गढ़वाल के लिए, पहाड़ के लिए ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो विनोद डबराल ने रितु खंडूड़ी भूषण को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। किसी प्लेटफॉर्म पे वो किसी मतलब चैनल को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यमकेश्वर में 250 किलोमीटर सड़क दिखा दो मुझे और कोटद्वार में 1000 करोड़ के काम दिखा दो। तो कुल मिला के अब ऐसा लग रहा है कि सियासत जो 2027 से 4-5 महीने पहले शुरू होनी थी उत्तराखंड में, अभी से शुरू हो गई है। चूंकि कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है, 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, कोटद्वार में पूर्व मंत्री भी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। तो कौन है वो नेता जो कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, और बीजेपी से कौन हो सकता है? चलिए इसको भी बात कर लेते हैं। आज राजनीति आपका भी हमारा भी पसंदीदा विषय है। बहुत समय से हम देख रहे हैं कि कोटद्वार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहे हैं, कई जगह वो दिखाई देते हैं। मतलब यानी कि बहुत सारे कार्यक्रमों में उनकी हाजिरी होती है, उनके जो वीडियो फोटो है, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी उनका व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा आजकल कोटद्वार के जो पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, उनके बहुत सारे एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनी हुई है 4-5 मिनट की, उसको उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया में लगातार डाल रहे हैं कि उन्होंने लकीर खींची है, उन्होंने कोटद्वार में जो भी काम हुए, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस तरह के तमाम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि फिलहाल पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी 2 चुनाव लगातार कोटद्वार से हार चुके हैं, और लग रहा है 10 सालों से वो घर में बैठे बैठे बोर हो गए। तो अब उन्होंने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है, ये ऐसा हमको लगता है जिस तरह की एक्टिविटीज़ है। क्योंकि 4-5 महीने पहले तक वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वर्तमान समय में पूरे उत्तराखंड में जो राजनीतिक माहौल है विधानसभा सत्र के बाद वो गर्मा गया है। और
चाहे बॉबी पवार हों, चाहे मोहित डिमरी हों, चाहे यूकेडी हो, चाहे वो गैर राजनीतिक संगठन हो, तमाम लोग अब इस आहट को समझने लगे हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कि माहौल उनके अनुकूल है। और चूंकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस तो 10 साल से खाली बैठी हुई है, घर में मात्र 17 विधायक है, तो वो लोग भी ऐसा लग रहा है कि 2027 की चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो 2027 के चुनाव की तैयारी में बिल्कुल लग गए हैं। और ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में उनका एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है। तो फिर बीजेपी से कौन, सबसे बड़ा सवाल कोटद्वार का। इसके बाद आपको हम खबर दिखाएंगे एक मंदिर की, एक जायका की और मालनपुल की भी आपको हम सीधे ग्राउंड से अपडेट दिखाएंगे। तो अगर सुरेंद्र सिंह नेगी 2027 में कोटद्वार से चुनाव लड़ते हैं विधायक का, तो फिर बीजेपी से कौन। उस हिसाब से तो देखा जाए तो रितु खंडूड़ी भूषण ही सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, क्योंकि 1000 करोड़ का काम उन्होंने किया है। और भुवनचंद खंडूड़ी को हराने वाले नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को उन्होंने हराया है, तो स्वाभाविक तौर पर कोटद्वार में अगला चुनाव अभी ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी बनाम रितु खंडूड़ी भूषण हो जाएगा। लेकिन राजनीति में बहुत सारी अटकलें भी चलती हैं, बहुत सारी खबरें भी चलती हैं। हम आपको जो बाजार में खबरें चलती रहती हैं, लोग बातचीत करते रहते हैं, वो तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन कोटद्वार में बीजेपी का इतिहास ही बताता है कि 2002 से और 2022 तक किसी भी कैंडिडेट को दोबारा मौका नहीं मिला है कोटद्वार में चुनाव लड़ने का। तो क्या अगर मान लें हम, इफ और बट चलता ही रहता है, क्योंकि बीजेपी का तो ये रिकॉर्ड बताता है। कांग्रेस का रिकॉर्ड तो एक ही है, 2002 क्या 1997 से सुरेंद्र सिंह नेगी ही चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार जीत गए, कई बार हार गए, लेकिन बीजेपी से कौन। तो बीजेपी में रितु खंडूड़ी भूषण स्वाभाविक तौर पर दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने भुवनचंद खंडूड़ी की हार का बदला लेते हुए सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित भी किया। और वो कह रहे कि मैंने 1000 करोड़ रुपए का काम भी किया। उनके बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, और कोटद्वार में वो जब भी जाती हैं तो सैकड़ों हजारों महिलाएं उनके स्वागत में खड़ी भी रहती हैं। और बीजेपी का संगठन भी बहुत मजबूत है। लेकिन मान लें अगर कि रितु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार से चुनाव नहीं लड़ती हैं, क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है 2002 से। यहाँ पर भुवनेश्वर पाल ने चुनाव लड़ा, सांसद अनिल बलूनी ने चुनाव लड़ा, भुवनचंद खंडूड़ी ने चुनाव लड़ा, हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ा, शैलेंद्र रावत ने चुनाव लड़ा। तो कुल मिला के रिपीट नहीं किया गया। तो अगर 1% हम मान लें कि रितु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार से चुनाव नहीं लड़ती, फिर कोटद्वार से लड़ेगा कौन, ये तो हम कह नहीं सकते। क्योंकि बीजेपी में तो सभी को मालूम है कि कौन चुनाव लड़ेगा। शैलेंद्र रावत लड़ेंगे क्या, इसको लेकर भी नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि भराड़ी सैनी ने, कर्णप्रयाग एक ऐसी सीट है विधानसभा की जहां पे संभवतः सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है, और बहुत सारे दौरे रितु खंडूड़ी भूषण के वहां पर हुए। तो बहुत से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान है, क्योंकि राजनीति में कोई खबर की आप पुष्टि कर नहीं सकते कि हो भी सकता है। अगर बीजेपी की जिस तरह से चुनावी रणनीति होती है, जैसा हाईकमान कहता है, उस हिसाब से टिकट मिलते हैं। तो अगर रितु खंडूड़ी भूषण कर्णप्रयाग से चुनाव लड़ती हैं, तो क्या आशीष नेगी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत एक राजनीतिक, मतलब एक जो जंग होती है जैसे आईपीएल में होता है, उस तरह की हो सकती है। खबरें फिलहाल मतलब जो चल रही है उन पर आधारित है। अब कोटद्वार की बात करते हैं। कोटद्वार के भाबर के मालनपुर को लेकर सांसद अनिल बलूनी ने इसका दौरा किया था, डीएम ने भी दौरा किया, रितु खंडूड़ी भूषण भी यहाँ पे दौरा करती रहती हैं। और हमें तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि एक टूटा हुआ पुल जिसके निर्माण को श्रेय लेने के लिए सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि 15 अप्रैल तक इस पुल का उद्घाटन हो जाएगा, आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा, और मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है। और अब उनका जो बयान है वो पूरी चर्चा में है। कोटद्वार भाबर का मालन पुल 15 अप्रैल तक आवागमन के लिए शुरू नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि हम मालन पुल के पास ही रहते हैं। मालन पुल में जो काम चल रहा है उसकी हम आपको सीधी रिपोर्ट दिखा देंगे, वहाँ पर वास्तव में काम क्या हो रहा है और क्यों जोश में आकर 15 अप्रैल की डेट दे दी सांसद अनिल बलूनी ने। तो अब निश्चित तौर पर जैसा हम कह रहे हैं आपको कि आजकल लोग इंतजार करते हैं कि कोई रूलिंग पार्टी का विधायक सांसद कोई बयान दे और वो बयान में सच्चाई ना हो, तो फिर उसको लेकर सोशल मीडिया में लोग सक्रिय हैं और सवाल उठाते ही रहते हैं। तो फिर मालनपुर की रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कोटद्वार भाबर में अगर आप आते हैं दुर्गापुरी में, जहाँ से हम अपना चैनल चलाते हैं, और अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम दामों में उपलब्ध है। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में एक छोटा सा मंदिर है और आने वाले समय में इस मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। फिलहाल हम इस मंदिर में गए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, मतलब छोटा सा मंदिर है, इसको मतलब दोबारा से इसको मतलब ठीक किया जाएगा, इसमें कुछ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेकिन ये मंदिर आने वाले समय में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनेगा
मंदिर बनना चाहिए, भगवान का द्वार है। हम भी गए थे तो मंदिर की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी का जायका आपको दिखाएंगे। और बहुत समय पहले हमने एक वीडियो आपको डाला था डायना का, और डायना के 6 बच्चे थे, अब एक ही बचा है जो। तो सबसे आखिर में थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा हंसी भी होनी चाहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे देखिए कोटद्वार भाबर में मालन पुल की स्थिति क्या है। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन इस मंदिर में जो काम हो रहा है इसको लेकर आने वाले समय में आपको बहुत सारी खबरें दिखाई देंगी। मंदिर जाना चाहिए सबको, हम भी गए थे तो हमने वहाँ से एक वीडियो बनाया है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे जायका दुर्गापुरी का, और फिर हम आपको दिखाएंगे डायना का जो बेटा है ना जो बहुत आवारा हो गया। कोटद्वार भाबर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं, जो सिर्फ खाना खाने घर जाते हैं, उसके बाद घर ही नहीं जाते। तो ऐसा ही है जो। चलिए फिर आगे देखिए आप 4 खबर एक साथ। मालन पुल में क्या है प्रगति, कोटद्वार भाबर का जायका दिखाते हैं, कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी का एक मंदिर दिखाते हैं, और फिर आप देखिए डायना का बेटा जो हो गया है आवारा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह सुबह आपको दिखाते हैं मालन पुल में क्या स्थिति है। ये मालन पुल के पास पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर ये अप्रोच रोड है, यानी कि पुल तक जाने वाली जो अप्रोच रोड है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पुल तैयार हो गया है। हालांकि पुल में काम तेज़ी से चल रहा है। ये पुल तक जाने वाली अप्रोच रोड है, और इस पर देखकर आप ये ना समझिए कि पुल तैयार हो गया, लेकिन पुल तैयार होने वाला है। चलिए आपको पूरा ग्राउंड से दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे स्टोन रखे हुए ताकि कोई गाड़ी वाला इस पुल से न जाए। अभी पुल तैयार नहीं हुआ है, लेकिन डामरीकरण चल रहा था तो अप्रोच रोड का भी डामरीकरण हो गया। आगे आपको सीधे ग्राउंड से दिखाते हैं क्या है स्थिति मालन पुल की। तो चलिए मालन पुल पे काम चल रहा है, पेंट भी होने लगा है साथ साथ में। 1-2 पिल्लर आखिरी चरण में है, एक पिल्लर अभी बनना है, स्लैब को शिफ्ट किया जाना है। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि बरसात से पहले तो मालन पुल आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस महीने तक इसमें पिल्लर भी तैयार हो जाएगा और इस स्लैब को शिफ्ट कर लिया जाएगा। मालन पुल पे काम चल रहा है, इसको देखने सांसद जी भी आ रहे, डीएम भी आ रहे, विधायक भी आ रहे। और इस टूटे हुए पुल को बनाने में जो समय लगा वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाया कंपनी ने। शुरुआत में ज़रूर इनको परेशानी हुई, लेकिन अब इसकी जो गुणवत्ता है उसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसके लिए अधिकृत नहीं और हमें इस तरह की कोई तकनीकी जानकारी भी नहीं है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर के मालन पुल में क्या स्थिति है। स्लैब बन गए हैं, पुल लगभग रेडी है, और ये पुल बरसात से पहले शुरू हो जाएगा। इस पुल में अब एक ही स्लैब बनना है। फिलहाल इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जो ये रास्ता है आने जाने के लिए। और क्योंकि थोड़ा दबाव भी है, हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस काम को कर रही है, और अब इन्होंने पैकिंग भी शुरू कर दी है। जैसा इनके ये देखिए आप, थोड़ा 2-3 जो डंपर हैं इनमें सामान पैक भी होने लगा, मशीनें जाने भी लगी हैं, क्योंकि इनका जो काम है लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें एक पिल्लर का काम जिसमें हरा कपड़ा लगाए रेडी है, और एक में काम चल रहा है। फिलहाल इस तरह के रास्तों से गुजर रहे लोग, इसमें काफ़ी मलबा भी है। तो ये पुल मतलब लगभग 85% रेडी है, और इस पुल को शुरू करने की जल्दी भी है सभी को। सभी अपने ऊपर से दाग धोना चाहते हैं, लेकिन हमारा सवाल तो फिर भी रहेगा, 100 साल के लिए बना पुल 13 साल में कैसे टूट गया। आज इस पुल के लिए डीएम भी मुझे लग रहा कम से कम 8 से 10 बार यहाँ आ चुके हैं। सुबह के 7 बज रहे अभी, और सांसद जी भी आ गए, विधायक जी भी आ गए। अच्छी बात है, मालूम करना चाहिए कि काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये 2022 में इस पुल में जो स्थिति थी बहुत खतरनाक थी, और तब कोटद्वार के प्रशासन ने, एसडीएम ने, वन विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने इस पुल का जायज़ा नहीं लिया जब ये पुल खतरे में था। यानी कि जब नींबू चौड़ में सुकरो पुल धंस गया था, तो उस समय ही इस पुल में बहुत ख़राब स्थिति थी। इसमें बहुत गहरी खाई बनी हुई थी और इसमें पानी जा रहा था, लेकिन इस पुल को उस समय नहीं देखा गया। और 2023 में जो पुल धंसा है, तो वो 2022 में अवैध खनन का शिकार हुआ पुल। इसकी विजिलेंस जांच की रिपोर्ट का भी इंतज़ार रहेगा। पुल में काम तेज़ी से चल रहा है, सामान पैक होने लगा है कंपनी का, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिन मशीनों की ज़रूरत नहीं है। एक स्लैब शिफ्ट किया जाना है, एक पिल्लर में थोड़ा सा काम रह गया है। तो फिलहाल मान के चलिए आप कि ये मालन पुल हो जाएगा तैयार, एटलीस्ट मई तक तैयार हो जाएगा, बरसात से पहले शुरू हो जाएगा। सवाल ख़त्म नहीं होंगे, पुल शुरू हो जाएगा। नमस्कार, कोटद्वार भाबर की खबर आजकल में 3 खबर आपको दिखाएंगे। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के पास बन रहा है एक मंदिर, और ये मंदिर बना हुआ था, लेकिन इसका होगा पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण। तो ये हम आपको दिखाएंगे कौन सा है ये मंदिर। और हम आपको दिखाएंगे खबर
एक जायका की, यानी कि खाना पीना और थोड़ा सा मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के आसपास वैसे तो सैकड़ों फास्ट फूड सेंटर है, लेकिन एक ऐसा टेस्टी हेल्दी खाना आप चाहते हैं अगर, तो फिर साउथ इंडियन डिश कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में मौजूद है जायका। बहुत समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी डायना की। डायना के 6 बच्चे थे, क्या हुआ उन 6 बच्चों का, उसकी भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं खबर। आजकल खबर 3 एक साथ आते के दूध पी के आ गया वो। दुर्गापुरी बाज़ार से थोड़ा पहले मोटा टाकू अगर आप आएंगे तो एक छोटा सा मंदिर है, बहुत ही छोटा है, मतलब इसमें तो 8-10 लोग भी नहीं आ पाते। अब इस मंदिर का भी मतलब पुनरुद्धार हो रहा है, और मंदिर के पुजारी जी हमसे कह रहे थे कि भाई इस मंदिर में कुछ काम होना है, तो देखिए आपको दिखाते हैं। कभी कभी भगवान से भी पूछना चाहिए कि आप कैसे हो। हमेशा हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कुछ न कुछ उम्मीद लेके जाते हैं, कुछ न कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं, या फिर किसी खुशी में ही जाते हैं। एक बार मैं एक ब्लॉगर का ब्लॉग देख रहा था पहाड़ के, तो उसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कभी कभी मंदिर में जाके भगवान को भी पूछना चाहिए, भगवान आप कैसे हो। हम भी आज पूछेंगे, बजरंगबली जी आप कैसे हो। फिलहाल ये मंदिर अब थोड़ा सा इसको विस्तार किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है सरकार ने इसको कुछ अनुदान भी दिया है। तो ये कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के पास का मंदिर है, और इसका विस्तारीकरण होगा। इसमें आप सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग, और बहुत पास है, बहुत छोटा मंदिर है, बहुत कम जगह है इसमें, तो अब इसका विस्तार होने वाला है, पुनरुद्धार होने वाला है। चलिए, कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में जो जायका मिलता है, वैसे यहाँ पे बहुत तरह के फास्ट फूड स्वीट्स आदि की दुकानें हैं, लेकिन सबसे हेल्दी और टेस्टी जो एक डिश है साउथ इंडियन डोसा यहाँ पे मिलता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे 50 रुपये में डोसा अवेलेबल है। तो चलिए फिर दिखा रहे हैं आपको दुर्गापुरी में जायका। स्वाद मज़ेदार, रेट बहुत कम और टेस्ट बहुत शानदार। जायका दुर्गापुरी का अन्ना डोसा 50 रुपये में मिलता है डोसा। चलिए फिर मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो डाला था डायना का। डायना के 6 बच्चे जो कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटर ठाक के एक फ्लैट में रहते थे, और अचानक वो गायब हो गए। मतलब कुल मिला के डायना के 6 बच्चे थे, 6 के 6 बच्चे होनहार थे और बहुत ताकतवर तंदुरुस्त थे, लेकिन इनको कुछ लोगों ने नॉनवेज खिला दिया। डायना के 2 बच्चों को 6 दिन बाद ही कुछ बच्चों ने आके यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बावजूद नॉनवेज खिला दिया, और नॉनवेज खाकर 2 बच्चे स्वर्ग सिधार गए। बचे 4 बच्चे। अब ये 4 जो बच्चे थे, इनमें एक था जोजो, एक था विलियमसन, एक था कार्लसन, एक था ब्रेसवेल। तो 4 बच्चों में से 3 बच्चे तो आजकल आईपीएल का टूर्नामेंट देखने जा रखे हैं। एक बच्चा जो जोजो है, ये बहुत शैतान है, और ये कोटद्वार भाबर के उन बच्चों की तरह है जो सिर्फ खाना खाने घर जाते हैं। ये जो अपनी माँ का दूध पीता है। आज भी इसका स्कूल में एडमिशन हो गया था, बहुत बारी फीस जमा हो गई थी, और तमाम जो स्कूल जाने के लिए स्कूल ड्रेस, स्कूल शूज़, किताब, कॉपियाँ, एडमिशन फीस सब कुछ जमा हो गया था। लेकिन जो बहुत शैतान है, स्कूल गया तो फिर हाफ टाइम में सारे बच्चे लंच करने लगे, टिफ़िन खाने लगे, तो ये
अपनी मम्मी डायना को मिलने आ गया। और जब स्कूल के बच्चों ने देखा कि जो अपनी मम्मी का दूध पीता है, तो फिर बच्चों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और जो है स्कूल छोड़ के अब घर आ गया। आवारा घूमता है सुबह से शाम तक, केवल दूध पीने के लिए आता है ये हमारे घर पे, और उसके बाद ये गायब हो जाता है। तो जो हो गया है आवारा। और इसके आवारा होने से इसका स्कूल का जो दाखिला था वो कैंसिल हो गया। स्कूल वाले फ़ीस नहीं लौटा रहे। डायना बहुत परेशान है, क्योंकि स्कूल वाले अक्सर बोलते हैं कि आप इतना दे दो, उसके बाद अगर आपको परेशानी है तो हम वापस कर देंगे। तो डायना का बेटा जो शैतान हो गया है। स्कूल के बच्चे कोशिश करते हैं इसको ले जाने की, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। ये डायना का बेटा जो है उस तरह के बच्चों में शामिल है जो अपने घर सिर्फ खाना खाने जाते हैं, उसके बाद दिन भर गायब रहते हैं। आने वाले दिनों में अब डायना अपने बेटे को मालन पार ले जाना चाहती है, क्योंकि कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटर ढाक में नेता बहुत हैं, लेकिन डायना के बच्चों की किसी ने मदद नहीं की। तो अब डायना चाहती है कि मालन पुल तैयार हो जाए और जो भी मालन पार कहीं शिफ्ट हो जाए। तो क्या मालन पार जाके डायना का बेटा जो खुश रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस सवाल का जवाब तो आपको देना है। लेकिन जैसे ही पुल बनेगा तो डायना अपने बच्चे जो को लेकर चली जाएगी मालन पार, और मालन पार जाएगी तो फिर क्या वो खुश रहेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल डायना और जो बहुत ही खुश हैं, लेकिन जो हो गया बहुत शैतान, आवारा हो गया है जो।